हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे फैक्टर्स के बारे में जो कि टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, अर्थात जो हमारी कुल ऊर्जा होती है, ठीक है, उसकी आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। उसमें अब तक हम 3 कारक के बारे में तो बात कर चुके हैं, जिसमें पहली आती है एज एंड फिजिकल ग्रोथ, ठीक है। सेकंड जो है वो आती है फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, अर्थात शारीरिक क्रियाशीलता, है ना। जो थर्ड हमने डिस्कस की थी दैट इज मस्क्यूलर एक्टिविटीज़, अर्थात मांसपेशियों की क्रियाएं, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ एस्पेक्ट या फोर्थ फैक्टर जो है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, अर्थात गर्भावस्था व दुग्धावस्था, ठीक है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड के दौरान टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट किस प्रकार से अफेक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए, जो लैक्टेशन और प्रेगनेंसी स्टेज की जब हम बात करते हैं ना, तो ये एक फ़ीमेल लाइफ की बहुत ही डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी हाई लेवल पर होता है, ठीक है। इस दौरान क्या होता है कि पहले हम प्रेगनेंसी की बात करें तो इस टाइम पर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना, एनर्जी रिक्वायरमेंट ये काफ़ी मात्रा में इंक्रीज़ हो जाती है फीमेल बॉडी में। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बॉडी के अंदर फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है ना, ठीक है, गर्भ में शिशु पल रहा है, तो उसका शरीर बनने में जो ऊर्जा लग रही है, उसका विकास होने में, मीन्स ग्रोथ और डेवलपमेंट में जितना भी सब कुछ लग रहा है वो प्रेग्नेंट वीमेन की बॉडी से ही लगता है। तो वो सारी एनर्जी रिक्वायर्ड कहाँ पर होती है? उसी की बॉडी के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो क्या है, इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडी है शी हैज़ टू कंज्यूम ऑल द न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस थिंग्स उसको लेनी ही होती है ना। और साथ ही साथ में उसको जो फूड है वो भी हाई क्वालिटी का कंज्यूम करना ज़रूरी होता है, जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अब देखिए, न्यूट्रिशियस डाइट का मतलब तो ये होता है कि हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट हो। अब इनका बॉडी में यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है यह भी डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है। इसकी बात हम बाद में करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, अब हमने तो बात कर ली कि भाई उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको, बिकॉज उसकी बॉडी के अंदर फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है फीटस का, तो क्या प्रेग्नेंट लेडी की खुद की बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक गया क्या? जी नहीं। तो यहाँ पर क्या है, उसको फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ में सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो अब क्या है, यहाँ पर टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ने का रीज़न क्या है? खुद की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ फीटस का भी डेवलपमेंट, ठीक है, इसलिए एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जो गर्भावस्था का मतलब आप देखिए टोटल टाइम पीरियड होता है ना, इसमें जो फीमेल होती है वो लगभग 10 to 12 kgs ऑफ वेट जो होता है वो गेन करती है। ये एवरेज कैलकुलेशंस हैं कि लगभग इतना होता ही है। कई लोगों का इससे कम भी होता है, किसी का इससे ज़्यादा 12 से ज़्यादा 13-14 किलो भी हो जाता है, बट एवरेज अगर हम बात करें तो इतना केजीज ऑफ वेट इंक्रीज़ करती हैं वो, ठीक है। और जो इनकी बीएमआर होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, बीएमआर जो होती है इस टाइम तक बढ़ करके 22% तक बढ़ जाती है। मीन्स 20 से 22% तक इनकी जो बीएमआर होती है ना, लास्ट मंथ्स में
जो इसके 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, जिसमें लास्ट ट्राइमेस्टर होता है अंतिम 3 महीने, उसमें इतनी BMR बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए जो हम पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में, हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने बात करी थी कि जैसे कि सभी लाइफ स्टेजेस में, जैसे कि इन्फेंसी में कितनी एनर्जी चाहिए होती है, चाइल्डहुड में कितनी चाहिए, एडोलेसेंट में, एडल्टहुड में कितनी चाहिए। तो उसमें जो एडल्टहुड में फीमेल्स को जितनी रिक्वायर्ड होती है ना, उसमें प्लस 300 किलो कैलोरी और ऐड किया जाता है प्रेगनेंसी टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, कि इतनी और एक्स्ट्रा उसको लेनी होती है। अब हम बात करेंगे देखिए लैक्टेशन पीरियड की। लैक्टेशन पीरियड जो होता है ये आफ्टर प्रेगनेंसी आता है, ये पीरियड है ना, ये लाइफ स्टेज तब आती है। लैक्टेशन पीरियड में बेसिकली मदर जो होती है या फीमेल जो होती है वो बेबी डिलीवर कर चुकी होती है, अब वो उसको फीड करवाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगी। ठीक है, अब क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली अवस्था में भी मदर को क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है, जो देखिए जो पहला साल होता है ना, इसको मीन्स हम जो 12 मंथ्स होते हैं आफ्टर बेबी बर्थ, ठीक है, इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, 0 to 6 मंथ्स एंड 6 to 12 मंथ्स। आप ऐसे कह सकते 6 या 7 भी लिख सकते हैं इसको, 7 to 12 मंथ्स। ओके, अब देखिए 0 to 6 मंथ्स जो होते हैं ना, इसमें मदर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाती है अपने बेबी को, क्योंकि 6 महीने तक बच्चे को कोई दूसरा आहार नहीं दिया जाता है, सिर्फ वह माता के दूध पर ही निर्भर होता है। अब देखिए इस टाइम पर मदर की बॉडी में कितना मिल्क प्रोडक्शन होगा कि वो बच्चे की टोटली पूरे दिन की लगभग 6 महीने तक की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगी, है ना। तो इस टाइम पर क्या होता है कि बेसिकली जो मदर की बॉडी से 850 ml ऑफ मिल्क जो होता है एवरेज प्रोडक्शन होता है, जो बेबी के लिए होता है। ठीक है, तो अब देखिए इतना मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो यहाँ से फुलफ़िल होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि उसकी बॉडी की खुद की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही पोस्ट प्रेगनेंसी जो वो रिकवर कर रही है उसमें उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं, जो सेल्स डैमेज हुई है, जो चेंजेस हुए हैं बॉडी में, वो सभी कंपनसेट होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में अब मिल्क का प्रोडक्शन भी हो रहा है, क्योंकि लैक्टेशन पीरियड है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन, तो जिसमें भी क्या होता है, फीमेल को एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। 6 to 12 मंथ्स में आकर के ये जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है ये लगभग 450 to 500 ml तक हो जाता है, कई लोगों में इससे कम भी हो जाता है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि जो लेडी है उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है। ठीक है, तो इतना एक्चुअली हाफ तक रिड्यूस हो जाता है ये। तो यहाँ पर क्या होता है, अब एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ के मुकाबले इस जगह पर आकर के थोड़ी और कम हो जाती है। ठीक है, तो देखिए लाइफ स्टेजेस जो होती है, स्पेशल स्टेज ऑफ लाइफ जो होते हैं, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है फीमेल्स की बॉडी में पर्टिकुलर रीजंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है। ओके, तो ये था हमारा 4th फैक्टर। अब हम बात करेंगे 5th फैक्टर के बारे में, दैट इज़ क्लाइमेट, जिसे आप कहते हैं जलवायु। अब देखिए जो हमारी बॉडी होती है ना, यह मौसम के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट या जलवायु के अकॉर्डिंग क्या करती है, जो बॉडी के अंदर हीट होती है ना उसका प्रोडक्शन उसी अकॉर्डिंग करती है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम बात करें जलवायु की, आप बात करोगे जैसे कि कोई ठंडे प्रदेश है, कोई गर्म प्रदेश है ना, तो देखिए जैसे कि हम बात करें सर्दी के दिनों की, अगर ठंडक का मौसम होता है तो चारों तरफ का जो वातावरण होगा वहाँ का टेम्परेचर भी कैसा होता है, कम हो जाता है उस टाइम पर। ठीक है, तो आप देखते हो कि उस टाइम पर क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, ह्यूमन, या मतलब हम एनिमल भी कह सकते हैं, एनिमल की बॉडी में भी सेम चीज़ होती है, बट यहाँ पर हम पर्टिकुलरली ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत जो क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है ना वो बढ़ा दिया जाता है, ताकि हम जो एनवायरनमेंट का डिक्रीज्ड टेम्परेचर है उसके साथ में हम अपना एक सामंजस्य स्थापित कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर टेम्परेचर कम हुआ है और अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी कम रहेगा तो आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा, है ना। और क्योंकि हम वार्म ब्लडेड
कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो हमारा खून गर्म होता है ना, तो हमारे बॉडी के अंतर्गत क्या होता है कि हीट प्रोडक्शन की जो विशेषता होती है हमारे शरीर में होती है ना। अब देखिए, अगर विंटर्स के टाइम पर टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ और हम क्या करते हैं, आपने देखा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, वुलन क्लोथ्स हम प्रीफर करते हैं, हम ऊनी कपड़े पहनते हैं ताकि हमारे शरीर को उससे गर्माहट मिलती है। हमारा शरीर जो होता है वो खुद ही अंदर से एनर्जी प्रोडक्शन करने लग जाता है ताकि हमारे शरीर को गर्माहट का एहसास होता रहता है और हमको ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। अगर हम ऐसे विंटर के सीज़न में वुलन क्लोथ्स नहीं पहने, ठीक है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो, तो क्या होगा, व्यक्ति कांपने लग जाएगा, है ना। अगर हम नहीं पहनेंगे ना ऊनी कपड़े तो हमारा क्या शरीर कांपने लग जाता है, शिवरिंग होने लग जाती है, ठीक है। और शिवरिंग का प्रोसेस क्या करता है, एक्चुअली हमारी जो एनर्जी लॉस हो रही है या एनर्जी यूज़ हो रही है उसको कम करता है या हमारी ऊर्जा को बचाने का काम करता है, एनर्जी को सेव करने का काम करता है शिवरिंग का प्रोसेस है, जो व्यक्ति कांपता है उस टाइम पर, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे विंटर्स का सीज़न आता है तो आप देखते हो ना, पर्सन जो होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहन करके तैयार हो जाते हैं कि भाई यस वी आर रेडी फॉर द विंटर सीज़न, है ना, ताकि क्या है उससे उनकी एनर्जी सेविंग होती है। अब इसी के हम उल्टे रूप में अगर बात करें समर सीज़न की, ठीक है, गर्मी की आप बात कीजिए, समर सीज़न में ऑलरेडी जो टेम्परेचर होता है ये कैसा होता है, हाई होता है ना। तो आप क्या करते हो, तो इस टाइम पर आपके शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा आप ठंडा रखने की कोशिश करते हो, है ना। इस कोशिश में हम ठंडा किस प्रकार से रखते हैं, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि आप चाहते हो या आप क्या करते हो कि गर्मी आई है तो हम क्या करते हैं, कूलर में रहना शुरू कर देते हैं, फैंस में रहना शुरू कर देते हैं, एसीज़ में रहना शुरू कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे चारों तरफ का जो टेम्परेचर होता है उसको हम अनुकूल कर लेते हैं ताकि हमारा शरीर उसमें एडजस्ट कर जाए आराम से, है ना। उसके अलावा हम ठंडक से भरी हुई चीज़ों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमारे शरीर को आर्टिफिशियल या नेचुरल रूप से ठंडक प्रदान करती है, तो हम उन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए समर सीज़न आया तो हम एकदम पतले थिन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमारे बॉडी से पर्सपिरेशन भी होता रहे और हमारी बॉडी को सूदिंग लगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो गर्मी के दिन होते हैं ना, यहाँ पर कम आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब आप यहाँ पर एक मेजर, अच्छा एक चीज़ और, विंटर सीज़न आता है तब हम ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं, क्यों, ताकि वो हमें गर्माहट देती रहती है। और समर सीज़न में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड फूड को प्रेफर करते हैं, यहाँ पर हम हॉट फूड को प्रेफर करते हैं, राइट। अब देखिए आप, अब इस चीज़ से आपको एक चीज़ और समझ में आ गई कि विंटर सीज़न आता है ना, तब आपने देखा होगा कि आपकी जो हंगर होती है ये इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन समर सीज़न में जो आपकी हंगर होती है यह डिक्रीज़ हो जाती है। एपेटाइट आप कह सकते हो, इसको एपेटाइट भी कह सकते हो, मीन्स भूख, है ना। तो ये डिक्रीज़ हो जाती है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, विंटर सीज़न में क्योंकि हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है, हमारी बॉडी क्या करे, खुद के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लेती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जब हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो हमारी भूख बढ़ जाएगी, और जब भूख बढ़ जाएगी तो हम ज़्यादा मात्रा में खाना कंज्यूम करेंगे, और जब हमने ज़्यादा मात्रा में भोजन कंज्यूम किया तो हमको ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। तो क्या हुआ, विंटर सीज़न ने क्या किया, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट किया ना, उसको हमें ज़्यादा इंक्रीज़ करने को बोला है। अब इसके अगर आप बात करो, इसके विपरीत अगर समर सीज़न की बात करते हो, तो क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड फूड को या ठंडा फूड जो होता है उसको कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठंडा फूड कंज्यूम करेंगे ना, तो उस टाइम पर क्या होती है, हमारी जो भूख होती है वो कम हो जाती है। आप देखते हो ना, गर्मी में आपको गर्मी के कारण पेट भरा भरा लगता है, भूख नहीं लगती है ना, तुम्हारी एपेटाइट रिड्यूस हो जाती है। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंतर्गत जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो भी क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, इसलिए आपकी एपेटाइट भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो आप कम फूड कंज्यूम करने लग जाएंगे उस टाइम पर, ठीक
ठीक है। और आपने देखा होगा कि विंटर्स में आप एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा कर लेते हो तो आप आराम से सहन भी कर लेते हो उसको, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन समर सीज़न में अगर आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हो, एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, ठीक है, आपने फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करते तो क्या होता है, आपको स्वेटिंग होती है ना, पसीना होता है आपको बहुत, और जब पसीना होता है तो आप इतने जल्दी थक जाते हैं कि आपसे और काम होता ही नहीं है, आपसे और फिज़िकल एक्टिविटी ही नहीं होती है ना। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या है कि क्लाइमेट जो होता है ये अफेक्ट करता है हमारी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट को, ठीक है। अब हमारा 6th फैक्टर आता है, दैट इज़ फिज़िकल हेल्थ। शारीरिक स्वास्थ्य। अब देखिए, जो आपकी फिज़िकल हेल्थ होती है, ठीक है, यह आपकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, ठीक है। क्योंकि क्या है, देखिए, जैसी हमारी हेल्थ कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हम बात करते हैं फीवर की कंडीशन की, जब आपको बुखार आ जाता है तो आप देखते हो ना आपके मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया तो आप खाना खाते नहीं हो, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन उस टाइम पर क्या होता है कि व्यक्ति की शरीर के अंतर्गत जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो क्या होती है, एक्चुअली बढ़ जाती है, ठीक है। एक्चुअली उस टाइम पर हमारी बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो जब आपको बुखार आती है, जब आपको कोल्ड होता है या ऐसी कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाती है या फिर कोई स्टेज आती है ऐसी, तो उसमें आपको आपका जो फूड कंजप्शन होता है ना, वो इंक्रीज़ आपको कर लेना चाहिए। इसको इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंतर्गत जो आप क्या है, देखिए फीवर होता है तो उस टाइम पर हमारी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ रही होती है, ठीक है। तो लड़ने के लिए क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितनी उसके पास ऊर्जा होगी वो उतना अच्छे से और उतना जल्दी उससे फाइट करेगी, ठीक है। और जितना अच्छे से फाइट करेगी आपकी बॉडी, उतनी जल्दी उस इन्फेक्शन से मुक्त होगी। उसके बाद अपनी बॉडी खुद को भी रिकवर करेगी। तो उसको रिकवर होने के लिए भी क्या होती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो आपने क्या है कि हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी बीमारी है, आप बीमार हुए, बुखार हुई है, तो आपको फूड अच्छी मात्रा में या प्रॉपर डाइट आपको लेनी होती है, ठीक है। हमको ऐसे नहीं करना है कि बुखार आ गई तो हम खाना पीना बंद कर देंगे, ये बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ देखिए, ये तो कौन सी इन्फेक्शियस स्टेजेस थी, फीवर वगैरह वगैरह, है ना। अब क्या है, कुछ लाइफ स्टेज मतलब कोई बीमारियाँ या रोग ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ती नहीं है ना। मीन्स कोई ऐसे फिज़िकल एलिमेंट होते हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ती है। जैसे कि आप बात करो डायबिटीज़ की, ठीक है। मधुमेह रोग जब किसी व्यक्ति को हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पर उसकी बॉडी के अंतर्गत एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ती है, बल्कि एनर्जी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो आपकी फिज़िकल एलिमेंट ही है ना, ये भी आपकी शारीरिक स्वास्थ्य आपका ख़राब हो गया है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ही इतनी ऊर्जा की खपत नहीं कर पा रहा है, इसलिए, ठीक है। आपका शरीर मैनेज नहीं कर पा रहा है इतनी ऊर्जा को, इसलिए क्या है, अब आपको टुकड़ों टुकड़ों में ऊर्जा लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा आप बात करो डायरिया की कंडीशन होती है, ठीक है। डायरिया या अतिसार जिसको कहा जाता है, इस कंडीशन के अंतर्गत भी व्यक्ति की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है ना। यहाँ पर हम अधिकतर देखते हैं कि किसी को अगर सीवियर डायरिया होता है, ठीक है, तो उस टाइम पर लोग लिक्विड डाइट पर आ जाते हैं, बिल्कुल तरल पदार्थ ही कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर जो है वो इतना साथ ही नहीं दे पाता है कि वो अच्छी मात्रा में ऊर्जा को ग्रहण कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी जो बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं जिसके अंतर्गत आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लेनी होती है, ठीक है। लेकिन देखो, चाहे ये वाली कंडीशंस हो, चाहे फीवर या इन्फेक्शियस कंडीशंस हो, इन सब के अंतर्गत
आपको ये बाहर के कार्य के लिए तो ठीक है, कम ज़्यादा ऊर्जा हो सकती है, लेकिन आपका शरीर जो है वो अंदर से जो काम कर रहा है, जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, उनको काम करने के लिए तो आपको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ में अगर आप बुखार भी है ना, तो आप घर का कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन उठना, बैठना, नहाना, उठ करके खुद के हाथ से खाना खाना, ऐसे छोटे मोटे काम, या अपनी किसी वस्तु को उठा के इधर से उधर रखना, थोड़ा सा चलना फिरना, ये एक्टिविटीज़ तो हम करते ही हैं। तो ये एक्टिविटीज़ करने के लिए भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये सब हम काम धीरे धीरे करते हैं, तो इनके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कम हो जाएगी इसमें। लेकिन फीवर कंडीशंस में क्या होती है कि वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर भी तो रोग से लड़ रहा है ना, उस टाइम पर उसको ठीक कर रहा है। ये लॉन्ग टाइम के, जैसे डायबिटीज़ है, ये लॉन्ग टाइम तक रहती है, व्यक्ति को ताउम्र ही एक बार डायबिटीज़ होने के बाद रहती है। डायरिया तो क्या है, एक एपिसोड काइंड ऑफ बीमारी हो गई, ठीक है। आपको किसी किसी एपिसोड में ऐसा होता है, कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है, फिर डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। फीवर है, ये भी ऐसी है, लेकिन फीवर एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है, इन्फेक्शन है एक प्रकार का, तो इसके अंतर्गत भी ये चीज़ होती है, तो आपने ध्यान रखना है। तो देखिए, आज हमने बात करी है 3 और फैक्टर्स के बारे में, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, क्लाइमेट और फिजिकल हेल्थ, किस तरीके से आपकी बॉडी की टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। ओके, अब इसके जो बचे हुए और फैक्टर्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।